नमस्कार दर्शक मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय को लेके आए हैं, ऐसी शख्सियत को लेके आए हैं जो विषय अभी अभी मान्यता प्राप्त कर रहा है। अब तक काउंसलिंग की बात आए, मनोविज्ञान की बात आए तो उसे कहीं ना कहीं पागलपन से जोड़ने की एक वृत्ति रहती थी। किसी को आप बोलो कि मनोवैज्ञानिक के पास भेजा है इसको, तो फिर तर्क वितर्क अजीब तरीके के होते थे। मगर अब जो विश्व आरोग्य संस्था ने डिक्लेयर किया है, जाहिर किया है, उसके मुताबिक आने वाले समय में ये जो कम्युनिकेबल डिसीजेज है, जो जीवाणु से या वायरस से फैलते हैं और काफी घातक बनते हैं, उनकी जगह मनोवैज्ञानिक यानी कि लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट डिसीज, लाइफस्टाइल डिसीज, वो इंसान के लिए ज्यादा तकलीफ का कारण बनेंगे। और उसका उद्भव स्थान यहाँ होता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, फोकस नहीं रहना, नींद नहीं आना, ये सब चीजें हमारी जीवन पद्धति के साथ जुड़ती है और इसीलिए इन्हें लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं। उसको समझने के लिए जीवन पद्धति समझना जरूरी है और मनोविज्ञान भी। इसमें दवाई कम है, समझ ज्यादा जरूरी है। तो ये विज्ञान जो अभी आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा अहमियत रखेगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी जगह बनाएगा। और ये रोग जिनको हम ऐसे कहते हैं कि हम इनको निमंत्रण पत्र भेज के बुलाते हैं, लाइफस्टाइल डिसीज, वो किसी भी उम्र में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए उम्र की पे पहुंचनी जरूरी है या जिम्मेवारी जरूरी है, किसी भी उम्र में पाए जाते हैं। घर में दो बच्चे हैं, उनको आप कंपेयर करो, ये किसके अक्षर कितने अच्छे हैं, वो उसके मार्क मैथ्स में मार्क 98 है, तेरे 58 है, तो शुरू हो जाता है ये लोग। सिबलिंग्स राइवलरी जो है, इसका बीज आप बो देते हैं। तो आज रश्मि जी के साथ हमें ये चर्चा करनी है कि ये साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान है क्या है। वैसे तो सिनेमा के गानों में आता है, तेरा मन दर्पण कह रहा है, भले बुरे सारे करने को देखे और दिखाए। और गुजराती पंक्तियां है, आकाशे तारानी भात, धरती होए फूल बिछात, सर्जी तो का सर्जी तात, मानव ना मन में मत। ये मन है क्या, मन की समझ, मन से बात करना कैसे सीखे। और ये नहीं सीखने की वजह से उसको डिसरिगार्ड यानी कि उसके साथ संवाद नहीं करने की वजह से हम कई मुश्किलें अपने लिए खड़ी करते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर भी आ जाता है, स्ट्रेस भी आ जाता है, हताशा भी आ जाती है, डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रोक भी आ जाता है, इससे जुड़े हुए डायबिटीज जैसे रोग भी आ जाते हैं। और बच्चों का जहां तक सवाल है, ऑफ फोकस रहना, क्लास में ध्यान नहीं देना, अकेले अकेले अपने में खोए खोए रहना, वगैरह चीजें भी इनमें पाई गई। तो रश्मि जी, आज पहली बात तो हम समझना चाहेंगे कि ये जो मनोविज्ञान है, दो तरह के मनोविज्ञान है। एक तो जो सिंपली जिनको हम साइकोलॉजी बोलते हैं, मनोविज्ञान, और दूसरा अध्यात्म से जुड़ा मनोविज्ञान, जो आप आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जोड़ते हैं और उसका उपयोग किसी को तकलीफ से मुक्त करने के लिए करते हैं। और कभी तीसरा विज्ञान है जो हाइब्रिड है, इसमें साइकोलॉजी एंड
आध्यात्मिक मनोचिकित्सा, दोनों को इकट्ठा करके आप काउंसलिंग करते हैं। तो आप इस क्षेत्र में, मैं जैसे जब से आपको जानता हूँ करीब 4-5 साल से, तो बहुत एक्टिवली कार्यरत काउंसलिंग का काम शुरू किया आपने, मगर उसमें से जो डाइवर्सिफिकेशन आपने किया, और खास करके गीता और जो अपने शास्त्रों का ज्ञान, आप परिवारगत ज्ञान है जो आप रखते हैं, वो मैं समझता हूँ कि शायद ही ये कॉम्बिनेशन किसी और काउंसलर में या किसी और साइकोलॉजी के ज्ञाता में मिल सके। तो स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में, और आशा करते हैं कि हम आपके माध्यम से कई ऐसे लोगों के दुख दर्द अगर मिटाने में नहीं तो कम करने में निमित्त बनेंगे, और जिनके आशीर्वाद हमें प्राप्त होंगे। तो दर्शक मित्रों, ये चर्चा का मकसद क्या है मैंने आपके सामने रखा है। रश्मि जी को मैंने प्रश्न पूछा है कि साइकोलॉजी जो है, जैसे मनोविज्ञान बोलते हैं, और स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, आध्यात्मिक मनोविज्ञान, ये दोनों चीजें जरा आप समझाइए, और दोनों में फर्क क्या है, और दोनों के स्पेशल ट्रेट्स क्या है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ये जो एक टॉपिक है कि जैसे कि आपने शुरुआत में ही बात की कि जो साइकोलॉजी है उसमें काउंसलर के पास भेजना मतलब लोग मानते थे कि पागलपंती कुछ है, कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से वहां पर भेजा जा रहा है। यानी कि उसकी रूटीन लाइफ में कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, जो इतना हो रहा है कि जो दिख रहा है, मैनेज करने से ऊपर है। आसपास के लोगों को समस्याएं हो रही है, इंसान के रूटीन लाइफ में समस्या हो रही है, इस वजह से उसे काउंसलिंग में भेजा जा रहा है। आपने जो बात कही, आधुनिक मनोविज्ञान वहीं पे है कि आधुनिक जो मॉडर्न साइकोलॉजी, आपने एक बात और भी कही कि ये सबसे लेटेस्ट सब्जेक्ट है, सबसे लेटेस्ट ब्रांच है, लास्ट में डेवलप हुई ब्रांच है, राइट। क्योंकि साइकोलॉजी और काउंसलिंग को हमेशा कॉमन, आप देखें नॉर्मल जब बात होती है तो इसे सबसे नए डेवलप ब्रांच की तरह ही देखा जाता है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान से, जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसने इसे जब बाहर रखा तो इसे इस हिसाब से कि ये मनुष्य के बिहेवियर पर काम करता है, उसकी जो पैटर्न है, बिहेवियर पैटर्न है, उस पर देख रहा है। और वहां कोई कब जाता है, जब उसका मानसिक संतुलन एक हद से ज्यादा बिगड़ चुका है, असंतुलित हो चुका है। और आधुनिक साइकोलॉजी जो है, मॉडर्न साइकोलॉजी जो है, उसके जरिए काउंसलिंग में भी उसके बिहेवियर की एनालिसिस होती है। ज्यादातर उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस, आनुवंशिक कारण, और फिर मेडिसिन का सपोर्ट होता है, राइट। एक दूसरी तरफ इससे बाहर आप ले जाए तो इसे क्यों लेटेस्ट, जैसे कि आप जैसे विद्वान जो मानते हैं वही स्टूडेंट्स भी मान रहे हैं कि ये सबसे लेटेस्ट ब्रांच है, क्योंकि जनता के नजर में, कॉमन नजरिए से यही फैक्ट बाहर आ रहा है। पर उसकी दूसरी तरफ आप अगर भारतीय मनोविज्ञान को देखें तो भारतीय मनोविज्ञान जो है वो आध्यात्म विद्या पे प्रतिष्ठित है, और भारतीय मनोविज्ञान का रूप इतना गहरा है कि उपनिषद से आपको ये संदर्भ मिलेंगे। तो भारतीय मनोविज्ञान ये मनोविज्ञान ही है। देखिए, विज्ञान तो विज्ञान ही होता है, 2 और 2 तो 4 ही होंगे, क्योंकि विज्ञान एक शास्त्र है। फिजिक्स का नियम यही का यही रहेगा, वो गुजरात में हो, बिहार में हो, इंडिया में हो, या पाकिस्तान में हो, या यूएसए में हो। तो विज्ञान तो एक शास्त्र है जिसमें 2/2 4 ही हो जाएगा, 2 2 जा 4 ही होगा, उसका कुछ 6 नहीं हो जाएगा। तो विज्ञान भी एक शास्त्र है, विज्ञान तो विज्ञान रहेगा। लेकिन इसे भारतीय मनोविज्ञान क्यों कहते हैं? जैसे रूस में कोई मनोविज्ञान पे जहाँ पे संशोधन हुए, जहाँ के संदर्भ रूस से सम्मिलित है, तो वहां पे रूस की संस्कृति के एग्जाम्पल्स होंगे, और जिस वजह से रूस की जो जनता है उसे वो तुरंत कनेक्ट करेगी।
तो उसे हम रूसी मनोविज्ञान कह सकते हैं। भारतीय मनोविज्ञान इसलिए ये कोई मनोविज्ञान से अलग नहीं है, लेकिन इसके संदर्भ, इसके रूट्स भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और उपनिषद से जुड़े हुए हैं। भगवत गीता तो बाद में आई, लेकिन उससे पहले हमारे पास उपनिषद है। भारतीय मनोविज्ञान में जितने भारत में जितने मनोवैज्ञानिक हुए, उन सबका क्षेत्र अध्यात्म से जुड़ा था। आप पतंजलि को देखिए, वो अध्यात्म के क्षेत्र से आए। तो दोनों में फर्क क्या है? एक तो आधुनिक मनोविज्ञान जो आप कह रहे हैं, आपने जो बात की, एग्जिट वही कर रहा है, क्योंकि वो काफी सीमित है, क्योंकि वो इंसान के, जैसे आपने एक और तीसरी बात भी बताई, आपकी बात में से आई कि हर चीज मस्तिष्क से, दिमाग से जुड़ी हुई है। आधुनिक मनोविज्ञान यही कहता है, आपका जो कुछ भी आपका बिहेवियर हो रहा है, वो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके शरीर का एक भाग ही हुआ मस्तिष्क, तो मतलब शरीर से जुड़ा हुआ है। बहुत बाद में आया कि मन भी है, लेकिन वो शरीर तक सीमित रहा। भारतीय मनोविज्ञान जो है, चूंकि ये आध्यात्म विद्या पे प्रतिष्ठित है, तो इसका रूट क्या है? एक तरफ आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो काउंसलिंग का, जैसे कि आई एम अ काउंसलर और मेरा बेस स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है, भारतीय मनोविज्ञान है। हालांकि मैंने पीजीडीएससी किया है जो आधुनिक मनोविज्ञान है। तो इन दोनों चीजों से कि जो यहाँ पे आधुनिक मनोविज्ञान जब काउंसलिंग के दृष्टिकोण से देखता है, तो अल्टीमेट रिजल्ट किस चीज को मानता है कि अगर आप जॉब में बैलेंस नहीं थे, अब आप रूटीन में जाने लगे, आपकी नौकरी आप सही से कर रहे हैं, ज्यादा घर्षण आपको नहीं हो रहा है आपके बॉस के साथ, आपके कोलीग के साथ, आपके घर में आप चिल्ला नहीं रहे हैं, आप थोड़ा शांत हो गए हैं, फिर वो मेडिसिन के साथ हो या सिर्फ काउंसलिंग से हो, बात समझने से हो, बट अगर आप ज्यादा, अब आपके बारे में शोर शराबा नहीं हो रहा है, आप आ रहे हैं, जा रहे हैं और आपकी तबीयत भी ठीक है लगभग, तो आप सही है। आधुनिक मनोविज्ञान के काउंसलिंग का रिजल्ट ये है। आधुनिक मनोविज्ञान के मेडिसिन का रिजल्ट भी, अल्टीमेट गोल शायद ये है, यही तक है। भारतीय मनोविज्ञान का अल्टीमेट गोल जो है वो सच्चिदानंद है, कि परम, वो सिर्फ आपके आउटर बिहेवियर पे नहीं रुक रहा है, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं, आप परिवार पाल रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, ये तो आपका रूटीन है। जो आपने एक बहुत सही बात बताई कि पागलपन से जुड़ा जाता था, तो आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो महद ढंग से या तो विकृत पे या फिर सामान्य पे, तुलनात्मक के लिए सामान्य मनुष्य को देखेगा, और वो काम किस पे करेगा? पहले विकृत पे करेगा। तो यहाँ पे जो चीज आती है, भारतीय मनोविज्ञान इससे आगे जाके ये अति सामान्य पर भी काम करेगा, क्योंकि परमानंद की प्राप्ति इसका अल्टीमेट गोल है। अब वो केंद्र है, क्योंकि शरीर जो है, जैसे कि आप अभी अगर 70 पे है, 75 पे है, अगर मैं अभी 36 की एज पे हूँ, तो मैं 36 साल की उम्र में मैं जो हूँ, मेरी जो स्थिति है, वो सिर्फ इस 36 साल के अनुसंधान पे नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय आध्यात्म विद्या क्या कहती है? कोई अध्यात्म, तो अध्यात्म आया ही भारत से है, तो अध्यात्म विद्या ये कहती है कि शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। तो ये जो कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, मनोमय शरीर है, ये सब जो शरीर है वो आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक अपनी यात्रा करते हैं, तो अपने संस्कारों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अभी जो हम और आप है, वो सिर्फ इस जन्म में दिख रही दुनिया की बदौलत नहीं है, हमारे अनेक जन्मों के संस्कार भी उसमें जुड़े हैं। तो भारतीय मनोविज्ञान जो लोग कहते हैं कि संचित कर्मों का फल है या पूर्व जन्म जी के सर, संस्कार, ये जी इससे सर, जुड़ते हैं हमारे जो जी माइथोलॉजी सर, है, हमारी ये भारतीय जो विचार पद्धति है। बिल्कुल बिल्कुल उस चीज से जुड़ती है। भारतीय मनोविज्ञान जो है कंप्लीटली उस चीज से जुड़ता है और उसे उस ढंग से देखता है।
क्योंकि आत्मा जो है वो आपका केंद्र है, शरीर आपका परिघ है। एक सर्कल की तरह अगर आप देखें, एक वर्तुल की तरह अगर आप देखें, तो आत्मा जो है केंद्र है, उसके आसपास आपकी फिर एक परिघ रेखा घूम रही है। तो आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो बॉर्डर पे काम कर रहा है, काफी सीमित है। उसने अभी तक आत्मा और चैतन्य की तरफ देखा ही नहीं, इसलिए उससे जो सॉल्यूशन आते हैं वो भी टेम्पररी होते हैं, और उसमें मेडिसिन की जरूरत जो पड़ती है, अध्यात्म विद्या जो है वो मेडिसिन पे नहीं जाती, वो सीधे केंद्र पे काम करती है, वो आंतरिक संस्कारों तक जाती है, वो कर्मों के नियमों को देखती है। दूसरी एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज अगर आपको दिखाए, तो आधुनिक मनोविज्ञान में कई बार ऐसा देखा जाता है कि काउंसलिंग में अगर एक इंसान आया है, वो रिलेशनशिप अगर आप ले लीजिए, तो उसमें अगर फीमेल वाइफ आई है, तो बीइंग अ हाँ काउंसलर आप उसे आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धांत पे कहा जाएगा कि आप अपने हस्बैंड को बुलाइए, ठीक है, आप अपने हस्बैंड को बुलाइए, उनसे भी बात करने की जरूरत लगती है, क्योंकि ये आपका अकेले का नहीं है। जैसे, और यस उसके सामने अगर भारतीय मनोविज्ञान है, तो वो ये नहीं कहेगा। उसकी काउंसलिंग में उसके सिद्धांत के अनुसार, जैसे कि मैं काउंसलर हूँ और मैं स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के बेस पे काम कर रही हूँ, तो आज तक हमने कभी किसी दूसरे को नहीं बुलाया एक की काउंसलिंग के सपोर्ट के लिए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। आपका केंद्र अगर सही हो रहा है, तो आप उसके वाइब्रेशंस आपके सराउंडिंग काम करने लगते हैं। आपको प्रॉब्लम किसी वाइफ, किसी बच्चे, किसी फैमिली मेंबर से नहीं है, आपकी प्रॉब्लम का रूट और उसका सॉल्यूशन दोनों आपके ही भीतर है। तो भारतीय मनोविज्ञान जो वो केंद्र पे काम करता है, इसलिए इसका परमानेंट सॉल्यूशन और ऐसा होता है कि वो जो बाहर की चीजें थी, आउटर बिहेवियर की, वो तो पूरी हो गई, वो तो बहुत छोटी है इसके सामने। उसके बाद इंसान अपनी स्वस्थता पे इतने अच्छे से आता है कि वो डिटेच रह के कैसे साथ रह पाए, वो मोह और प्रेम को समझ पाता है, अपनी भूमिका और अपना अटैचमेंट दोनों की क्लैरिटी समझ पाता है। तो भारतीय मगर ये जो मनोविज्ञान, जो मनोचिकित्सक हैं और जी सर, इनसे जुड़ी जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है या एनालिटिकल जो इनकी पद्धतियां हैं, वो शुरुआत तो मास्लो के ट्रायंगल से करते हैं, बेसिक नीड्स जी सर, में कहाँ है आप। तो वो भौतिक वाद से जुड़ा है एक तरीके से, बिल्कुल और बिल्कुल उसमें से जो फिर परिस्थिति खड़ी होती है, अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज पे हैं या बेसिक नीड्स के स्टेज पे हैं, उसके मुताबिक वो तय करते हैं। तो जी, ये ये जो है हमारी साइकोलॉजी, आधुनिक हमारा जो ज्ञान मेडिकल में पढ़ाते हैं या वैसे भी क्लासेस में पढ़ाते हैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को, उनको ये अपनी स्पिरिचुअल साइकोलॉजी तो नहीं पढ़ाते। तो क्या आप ये बिल्कुल सर, कहना चाहेंगे कि इनका जो साइकोलॉजी का जो ट्रीटमेंट है या अंडरस्टैंडिंग है, वो जब तक वो आपके मनोविश्व को नहीं समझे, आपके बिल्कुल मनोविश्व में सफर न करे, परिचित न हो, तब तक वो अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है सर, अधूरा मतलब काफी अधूरा है, क्योंकि उसे समझे बिना आप आउटर लेवल पर कितना काम करेंगे और कब तक करेंगे। क्योंकि आपने बहुत सही पकड़ा कि आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो भौतिक बात पे कहीं अटका हुआ है अभी तक, वो आंतरिक चेतना तक गया ही नहीं, वो चैतन्य तक गया ही नहीं। और जब तक आपने केंद्र को छुआ ही नहीं, आप उसे समझे ही नहीं, आप आध्यात्म को नहीं समझे, आप आध्यात्म विद्या को नहीं समझे, तो आप सही काउंसलर नहीं पहुंच पाएंगे। फिर आप एडवाइजर बन जाएंगे शायद, लेकिन आप काउंसलर नहीं बन पाएंगे। और काउंसलर और एडवाइजर में फर्क है। तो ये जो है बिल्कुल पढ़ानी चाहिए, सीखनी चाहिए, है भी सर। अभी जैसे कि मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ, तो मेरा रिसर्च सब्जेक्ट ही यही है कि श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में काउंसलिंग साइकोलॉजी एक समीक्षात्मक अध्ययन। तो आई एम वर्किंग ऑन इंडियन साइकोलॉजी राइट नाउ।
तो ये जो चीजें हैं वो समझ में आती है कि आधुनिक मनोविज्ञान ने तो कभी सोचा ही नहीं कि 5 स्तर भी है, कारण शरीर, मनोमय शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये भी है। उसने कभी ये तो देखा ही नहीं कि इसमें कितने तत्व मिले हुए हैं, मन किस चीज से बन रहा है, उसमें उसकी सूक्ष्मताओं को नहीं देखा। उसने सिर्फ मेडिसिन और आउटर लेवल भौतिकवाद को देखा, तो जो काफी एक 5% जितना पार्ट है, 95% जो है वो अंदर है। और अध्यात्म विद्या से जो जुड़ा हुआ भारतीय मनोविज्ञान है, वो इतना क्लियर है कि वो इंसान के, उसे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती काउंसलिंग में। जैसे कि यहाँ आते हैं तो हमें कभी किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती फैमिली मेंबर में, क्योंकि किसी और से आपकी दिक्कत ही नहीं है। आपकी खुशबू जो आपको आ रही है, वो गुलाब आपके हाथ में है, तो कहीं और आसपास से आपको खुशबू नहीं आ रही है, वो आपके ही पास गुलाब है और उसके भीतर की खुशबू है। तो बाहर का बिहेवियर आप आर्टिफिशियल करके थोड़े वक्त के लिए इंप्रेसिव बन सकते हैं, लेकिन वो आपकी परमानेंट स्वस्थता नहीं है। तो भारतीय मनोविज्ञान जो है वो इंसान को कॉन्फिडेंट बनाता है रूट तक, अंदर तक जाके। जैसे कि आप मीराबाई को देख लीजिए, नरसिंह मेहता को देख लीजिए, इन्हें अध्यात्म का स्पर्श था। बाहर की दुनिया में क्या लग रहा था, उनसे इनकी स्वस्थता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बिल्कुल सही। जैसे और नहीं आज तो आप जिस तरह की आपदाएं मीराबाई पे आई या नरसिंह मेहता पे आई, तो वो डिप्रेस हो जाते, टूट जाते। तो न तो इनको डिप्रेशन हुआ, न वो टूट गए। ऑन द कंट्रारी, जितनी भी आपदाएं आई उसमें से वो अक्षुण्ण रह के बाहर आए और फिर अपना जो गंतव्य स्थान था, ईश्वर के साक्षात्कार का, उसकी ओर आगे बढ़े। तो ये बात से तो सहमत हूं मैं कि ये जो स्पिरिचुअल फिलोसफी है, वो एक अलग मायना रखती है और अलग तरीका है आदमी के मन को समझने का। और आजकल तो लोगों को तुरंत फायदा चाहिए, यानी आपको नींद नहीं आती है, आप गए किसी डॉक्टर के पास और उन्होंने आपको कुछ दवाई दे दी, बोले ये ले लेना, नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो है हेल्थ जो है दवाई, वो आपकी जो तकलीफ वाली जो विचार है और वो जो शरीर का भाग है, उसको एक तरह से बिल्कुल बिन असरकारक या नम करने का ट्राई करते हैं कि ऊँघ नहीं आती। आप दर्द शामक दवा लो तो दर्द नहीं चला जाता है, मगर दर्द फील करने का जो केंद्र है उसको वो दबा देते हैं, तो आपको दर्द फील नहीं होता, तो दर्द नहीं गया है, तो इसकी फिर साइड इफेक्ट होती है। तो ये जो बातें जब हैं, पेन की बात है ना, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो आपको दर्द आपका हटा नहीं देती है, वो आपको अनुभूति आपकी बंद करवा देती है। मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं कि जब ये बात होती है ना कि तो ये जो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, जैसे कि जो जिस बीएचपी में काम कर रहे हैं अपने काउंसलिंग के साथ, तो इसमें हम क्या देते हैं, हम दवाई नहीं देते, हम उन्हें उनके थॉट क्लियर करके फिर उन्हें एफर्मेशन देते हैं। और ये भी बहुत ही स्पीडी रूट से, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी मेडिसिन कोस्ट, और ये रिजल्ट देता है। और धीरे धीरे उन्हें वो आते हैं एक चीज लेकर के, उन्हें दूसरे 10 फायदे दिखते हैं, क्योंकि रूट साफ हो रहा है ना, आपका केंद्र साफ हो रहा है, आप समझ करके कर रहे हैं। आपके ऊपर जो इसे ना एक बहुत ही छोटी सी चीज से अगर मैं बात को करूं, आज की इस चीज को कंप्लीट करूं, तो महाभारत को अगर हम देखते हैं, मैंने कई बार ये बात की है, लेकिन महाभारत को अगर हम लाइफ के साथ देखते हैं, अध्यात्म विद्या के साथ देखते हैं, बीइंग काउंसलर, तो हमारे आसपास जैसे कि महाभारत में 100 कौरवास जो है वो इन्फ्लुएंसेस है हमारी लाइफ के। धृतराष्ट्र जो है वो मस्तिष्क, मन है, और वो मन जो है समझता तो है अंदर, उसे धर्म पता तो है, लेकिन इतने सारे इन्फ्लुएंसेस उसके आसपास चल रहे हैं कंटिन्यूअसली कि वो उसके प्रभाव में आकर के अपने निर्णय ले रहा है, परिणाम स्वरूप वो पतन की ओर जा रहा है। उसे अपराध भाव तो हो रहा है,
लेकिन फिर वो अपने आप को सही रास्ते पे ले जाने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहा, क्योंकि इतने सारे इन्फ्लुएंसेस को हटा नहीं पा रहा है। जो 5 पांडवाज है, वो हमारे 5 सेंसेस है, बहुत शक्तिशाली है और हर एक की अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन इस 5 शक्तिशाली इंद्रियों को, उनकी गति को, उनकी शक्ति को एक दिशा में गति देने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पस चाहिए। वह पर्पस जो है वो द्रौपदी है, कि वो जब कहती है कि जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने बालों को ना सींच लूं, मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। तो ये पांचों जो इंद्रियां है, पांचों सेंसेस है, वो उस पर्पस के लिए फोर्सफुली जुड़ जाती है। उसके बाद इन सभी के बीच में पूरे में एक कैरेक्टर ऐसा है जो प्रोफेशनल है, जो ये नहीं सोचता कि अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, मेरे बारे में कोई क्या कहेगा, मेरा क्या होगा, मैं हीरो बनूंगा कि नहीं बनूंगा, कोई कैसे बन जाएगा। वो सिर्फ वो करता है कि जो आपके लिए उचित है, और वो कैरेक्टर कृष्ण है। कृष्ण महाभारत में, श्रीमद् भगवद गीता में एक काउंसलर है। मेरे दृष्टिकोण से कृष्ण एक आद्य काउंसलर है, और that's why I always feel that I am empowered by Krishna, inspired by Krishna, कि जो मुझे हर चीज का जवाब वहां से मिलता है, कि वो एक काउंसलर है जो सिर्फ आपको जब जरूरत है तभी आते हैं, अपना कुछ नहीं जताते, आपके बीच में नहीं आते, आपके साथ जैसा होना चाहिए उस स्वरूप में रहते हैं। आपको जिस स्वरूप में बात समझ में आएगी उस स्वरूप में अपने आप को मोल्ड करने के लिए हमेशा रेडी है। उनका अपना ये नहीं है कि मैं कैसा लगूंगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ये इंसान मुझे क्या कहेगा। वो शिशुपाल के 99 अपशब्दों को माफ कर सकते हैं, इसलिए वो कृष्ण है, कमजोर नहीं है। तो काउंसलर जो है वो एक इनर वॉइस है, काउंसलिंग का आपकी अंतरात्मा की आवाज है और कुछ नहीं है, उसका अपना कुछ नहीं है। वो आपके बीच में कुछ भी स्वतंत्र अस्तित्व लेके कहीं भी पिन नहीं कर रहा है। तो आध्यात्मिक मनोविज्ञान और आध्यात्मिक मनोविज्ञान के साथ, भारतीय मनोविज्ञान के साथ अगर काउंसलर नहीं जुड़ा, मनोविज्ञान नहीं जुड़ा, तब तक वो अधूरा है, तब तक वो काउंसलिंग बहुत ही अधूरी काउंसलिंग है, सिर्फ ऊपर के लेयर का है। और ऊपर के लेयर आप कितनी भी बार निकालेंगे, केंद्र अगर साफ नहीं है तो फिर ये समस्या तो कभी भी पूरी नहीं होगी, और शायद वो इंसान पेशेंट बन जाएगा। जबकि आध्यात्मिक मनोविज्ञान आपको सफाई करके एक ऐसे रूट पे, ऐसी स्पीड पे दे देता है कि उसके बाद आप अपनी दिशा करते रहते हैं, और आपको जब भी जरूरत पड़ती है तो नेचर आपके लिए है, कुदरत आपके सराउंडिंग है, और वो आपके लिए, आपके पास सही फॉर्म में, जिस फॉर्म में आना चाहिए उस फॉर्म में आता है। मजा ये है कि आपको उस वक्त समझ में भी आता है कि आवाज आपके लिए है, और आप उसे स्वीकार भी कर पाते हैं। तो ये जो है बेसिक क्लैरिटी इसकी है। मगर फिर भी मेरी जो प्रश्न था उसका मुझे सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। मेरा भी यही हाल है, आपकी आवाज भी धीरे आ रही है। तो अच्छा जी जी सर, आपका सवाल क्या था? तो मेरा सवाल ये था कि कॉम्बिनेशन तो होता नहीं, आज भी नहीं होता जी। न तो इसके करिकुलम में है, ना यूनिवर्सिटीज पढ़ाती है, ना मेडिकल कॉलेजेस पढ़ाती है। जी There the focus is on quick remedy and medicine. सर तो ये एक्चुअली सिलेबस में तो आती है, संयोजन सिलेबस कैसे में तो करें? है थोड़ा, सिलेबस में तो थोड़ा है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि जैसे कि आप साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी पूछिए तो आपको नाम मिलेगा सिगमंड फ्रॉइड, आपको वही नाम मिलेगा। अब सिगमंड फ्रॉइड ने इसके केंद्र को जातीयता के बेस पे रखा। वो चीजें इतनी जल्दी, कोई भी ऊपर की चीज हो ना कि जो इच्छा से जुड़ी हुई है सिर्फ, तो वो चीजें बहुत जल्दी हाइप पे आ जाती है। कुछ भी ले लीजिए आप, सोशल मीडिया आज कहीं भी खोल लीजिए, तो वो इतनी फैल गई कि फ्रॉइड ने बाद में ये भी लिखा कि मन भी है, लेकिन वो ये जातीयता वाली चीज इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि ये कभी ध्यान में ही नहीं आया। जबकि अब भारतीय मनोविज्ञान का जो है, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता देखिए, तो आज पश्चिम में श्रीमद् भगवद गीता को इतना ज्यादा पकड़ा गया काउंसलिंग के बीच पे, कि उसके बाद इंडिया में हमने खुद की चीजों को पकड़ना चालू किया। तो ये अवेयरनेस जो है खुद की चीजों से, हमें थोड़ा ज्यादा, हम थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाते हैं शायद, घर की मुर्गी दाल बराबर, और फिर लौट के हम वही आते हैं।
क्योंकि हमारे पास रूट है। और शायद इसीलिए हम और आप ये बात कर रहे हैं आज, कि जो जनता है, जो सुनेगी, जो समझ रही है, उसे ये थोड़ी लाइट हो, उन्हें थोड़ा ये पता चले, उनके तक ये बात पहुंचे कि वो जो प्रोफेशनलिज्म या आधुनिक मनोविज्ञान है, जो दवाइयों पे या फिर सिर्फ आधुनिक मनोविज्ञान के बेस पे काउंसलिंग चल रहा है, एक लाइन में अगर डिफरेंस बताओ तो आधुनिक मनोविज्ञान क्या करता है, आपके व्यवहार का विश्लेषण करता है। आउटर बिहेवियर जो आप लेकर के जाते हैं कि आपके इसके साथ ये हो रहा है, तो उनकी जो थेरापी है वो भी आउटर लेवल की है। जबकि भारतीय मनोविज्ञान जो है आपके व्यवहार का संश्लेषण करता है। जो आधुनिक मनोविज्ञान करता है उसका भारतीय मनोविज्ञान अस्वीकार नहीं करता, वो चीज यहाँ है ही, लेकिन इससे ऊपर काफी कुछ है, इससे भीतर काफी कुछ है। तो ये चीजें अब तो सर आ ही रही है, लाइट प्रकाश में आ ही रही है, लेकिन हम थोड़ा अवेयर हो, जबकि जैसे कि हम और आप जब आज ये बात कर रहे हैं, तो आपके चैनल से जुड़े काफी ऐसे सुज्ञजन है कि जो इस चैनल को बहुत ही वैल्यू देकर के देखते हैं, सुनते हैं। तो जब हमें लग रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन क्यों शांति नहीं महसूस हो रही, भारतीय मनोविज्ञान इस पे भी काम करता है। वो आपको अल्टीमेट शांति तक भी ले जाता है कि आप इसी जीवन में रह करके, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है, आप उसके एक श्लोक को देखिए कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। यानी कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, उससे पहले वाला श्लोक कुछ ऐसा है कि आपके मन में जब कोई कामना जन्म लेती है, कोई इच्छा जन्म लेती है, तो उस इच्छा के साथ आपका आसंग होता है, आपकी आसक्ति होती है। आसक्ति होती है, आप उसके लिए फोर्सफुली काम करते हैं उसे पाने के लिए, और वो अगर प्राप्त नहीं हुई तो आपको क्या होगा, क्रोध होगा, आप डिस्टर्ब होंगे। फिर क्रोध से क्या होगा, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध की वजह से आपको सम्मोह उत्पन्न होगा। सम्मोह में आप क्या करेंगे, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, आप किसी चीज जो आपको चाहिए थी उसके लिए आपका ऑब्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और ये सम्मोह जो है आपकी स्मृति को भ्रमित कर देगा, आपकी स्मृति न्यूट्रल नहीं रहेगी। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, और स्मृति भ्रंश होने से क्या होगा, बुद्धि का नाश होगा, और बुद्धि के नाश होने से प्रणश्यति, पतन होगा। अब ये साइकोलॉजी यही तो बिहेवियर में भी ले जाती है ना, आधुनिक मनोविज्ञान भी तो यही ले जाती है कहीं ना कहीं। तो ये आया कहाँ से रूट, भारतीय मनोविज्ञान से, क्योंकि अध्यात्म भारत के रूट है, भारत का केंद्र है। तो भारतीय मनोविज्ञान के जो चारों पहिए हैं मजबूत, जो पिलर है, वो अध्यात्म से कनेक्टेड है। इसलिए ये सामान्य को भी उससे ज्यादा आनंदित और बहुत सहजता से आनंदित, सतचित आनंद, उस कैवल्य प्राप्ति तक ले जाता है। और इसकी इसी वजह है कि इसकी अगर ये है इसका रेंज, तो सीधी सी चीज है कि बाहरी जो व्यवहार है वो तो बहुत मामूली चीज हो जाती है इसके लिए, और उसका रिजल्ट भी इतना ही अच्छा मिलता है। एक चीज है कि जिनमें आंतरिक संस्कार वहां तक नहीं है, वो या तो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी तक पहुंचते नहीं, पहुंच जाते हैं तो टिकते नहीं, पर अगर टिक गए तो उनसे ज्यादा नसीबदार और कोई नहीं। उसकी एक और वजह भी है, क्योंकि आजकल ये स्पिरिचुअल बातें करने वाले गुरु कहां से निकल पड़े हैं, और हर एक का एक टेलीविजन पे एक फैन सर्कल है। वो विपश्यना हो या वो कोई बड़े पगड़ी वाले बाबा आते हैं, उनको भी वो गुरु बोलते हैं। गुरु तो आजकल किसी के साथ भी लग जाता है। श्री श्री रविशंकर जी भी यही कुछ अध्यात्म की बातें करते हैं। वो सुदर्शन चक्र, इस तरह के चक्र की विद्याओं की बात करते हैं। गोयंका जी ने विपश्यना की बात की, और भी कई कई साधु लोग हैं कि जो ये सब योगा, और सही मायने में योगा तो एक पार्ट है, ध्यान तो उसका, मेडिटेशन, मगर ये सब भेलपुरी बना के रखते हैं सामने। तो ये एक रीजन हो सकता है। उसमें भी कैसा है, आप जो ये कह रहे हैं ना, उसमें भी कैसा है कि आपके आसपास से सारे ऑप्शंस तो रहेंगे,
और हर एक की अपनी जगह है, ठीक है। अब देखना ये है कि हमारी प्यास कितनी शुद्ध है और हमारी प्यास की तीव्रता कितनी है। और जब आपको चाहिए तो आप कभी भी, जैसे कि आपका पैशन आपको कैसे मिला, अगर आपको कोई ये पूछे तो आप क्या कहेंगे? आपको क्या बचपन से आप इसमें फोकस थे? नहीं, आपने 10 चीजें देखी पर आपकी चाह क्लियर थी, आपको क्लियर होता गया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और जब तक सर ये सब चीजें हैं ना, उसी के बीच में से तो एग्जाम होती है, परीक्षा तो वही है। जब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ऑप्शंस ही नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन कहाँ पे है? जो चाहिए हमें वो मिलेगा, और हम जितने योग्य होंगे उसी प्रकार से हमको मिलेगा। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि हम उस ढंग से ग्रहण करेंगे। हम जो ग्रहण करते हैं ना, वो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। सामने वाला क्या कह रहा है ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। जैसे कि कोई आपकी प्रशंसा करे, अगर आपने मान लिया है कि बटरिंग कर रहा है, तो आपके बाद आप में से जो बिहेवियर, जो रिस्पॉन्स निकलेगा, वो इसी हिसाब से निकलेगा। तो हमारा बर्तन अगर शुद्ध है तो शुद्धता तो आएगी, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण जब ये कहते हैं कि अनपेक्षा शुचिर दक्ष, ये काफी गहरा विषय है, हम इस पे मतलब पूरे महीने बात कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ। लेकिन अनपेक्षा शुचिर दक्ष में जो शुचि दक्ष शब्द है ना, शुद्धता और दक्षता, प्रावीण्य कैसे आता है किसी भक्त में? नरसिंह मेहता शुद्ध थे, तो भक्त में तो कोई चालाक ही नहीं होते, तो प्रावीण्य कैसे आएगा? लेकिन जब वो शुद्ध है, सिर्फ परमात्मा से कनेक्टेड है, वो और कुछ अपना मेल जोल कर ही नहीं रहा, अपना कुछ भी हाइब्रिड नहीं डाल रहा, कुछ भेल सेल करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो फिर जो उसके पास आ रहा है वो सीधा शुद्ध आ रहा है। और उससे ज्यादा प्रावीण्य क्या होगा कि जो आपको सीधे ऊपर से मिल रहा है, जो सीधे चैतन्य से आपको प्राप्त हो रहा है, उससे ज्यादा शुद्ध तो आपको कुछ और नहीं हो सकता। तो ये सारी जो चीजें है ना सराउंडिंग, जगत पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, कल भी ऐसा रहेगा। तब भी शुद्धता थी, आज भी थी, कल भी रहेगी। कभी ऐसा नहीं था कि सिर्फ बुराई ही बुराई थी, अच्छाई थी ही नहीं। देव दानव तो तब भी थे, आज भी वो रहेगी। एंड दिस इज लाइफ। नहीं, इसमें थोड़ी मेरी रिजर्वेशन है, क्योंकि ये जो भी लाइफ स्टाइल आज तक मैं जिया हूँ, उसमें भी मैंने इतना बदलाव देखा है। समाज के व्यवहार, लोगों के व्यवहार, रहन सहन, मॉरल इश्यूज, एथिक्स, काफी जो एक जमाने में सोचा भी नहीं जा सकता था, वो अभी लोग सहजता से कर लेते हैं। जैसे किसी को चीटिंग करना, किसी के पैसे डुबो देना, और कोई हत्या करना, वो उस समय नहीं था। बिल्कुल सर। तो फिर ये बढ़ता जाता है, उसका मतलब हम है ना समय के सबसे अच्छे दौर में है सर। नेक्स्ट एपिसोड जब हम करेंगे तो हम ये भी बात करेंगे कि किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल साइकोलॉजी तक आते हैं। मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा जानना कि जिन लोगों को ये लगता है कि आध्यात्म सिर्फ एक आंकड़ा की उम्र के बाहर है, ऐसा है नहीं। सो हम सबसे अच्छे दौर में चल रहे हैं ईश्वर कृपा से, और उसमें से और सबसे बेस्ट अच्छे दौर वर्जन में पे कैसे जाए। उसका मतलब क्या होता है? जी सर। सबसे अच्छे दौर में उसका मतलब क्या होता है? अच्छे दौर का मतलब है सर कि देखिए अभी है ना टेक्नोलॉजी काफी सारी है आपके पास, आपकी जो रुचि है ना, वो आपकी जो जिसमें रति है उसमें आपकी गति होनी अभी बहुत इजी हो गई है। आप अपने मोबाइल में क्या नहीं खोल पाते हैं, पहले इतना इजी नहीं था। ठीक है, आपके पास इन्फ्लुएंसेस हैं, पर आप तो आप है ना, वही तो आपकी परीक्षा है। जब ऑप्शंस ज्यादा है तो परीक्षा तो थोड़ी कठिन होगी, लेकिन उतने सुझाव भी है आपके पास, तो इससे खूबसूरत क्या चीज होगी। तो दर्शक मित्रों, हमने दो बातें आज सीखी। एक तो जो जिसको अभी मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान, और अक्सर जिसका उपयोग हम करते हैं, क्योंकि एक विषय ऐसा है, नया सा विषय इमर्ज हो रहा है
मगर मनोविज्ञान से जुड़े आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसीजेस कहते हैं। स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, नींद नहीं आएगी, इंसोमेनिया होगा, आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो ऐसे रोगों के मूल में जड़ तक जाना है आपको, तो कहीं ना कहीं आपकी जीवन पद्धति आपको सुधारनी होगी। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सुधारना होगा। जैसे क्रोध से बुद्धिनाश होता है, वो रश्मि बहन ने बताया, सही बात है। क्रोध में अब जब आप आ जाते हो तब अक्सर अक्सर आप अच्छा क्या है बुरा क्या है उसका भेद भूल जाते हो, और उसी अवस्था में जो कुछ आप करते हो बाद में जाके आप पछताते हो। तो क्रोध से जो मोह हुआ, मोह से जो इसका रिएक्शन आया, वो रिएक्शन आपको डुबाता है। तो अभी जो डॉक्टर के पास जाओगे आप, तो आपको कुछ ऐसी दवा देंगे जिससे आपका मगज शांत रहे। इसको ये लोग बोलते हैं हाइपर एक्टिवेटेड ब्रेन है। आपका थॉट प्रोसेस ज्यादा, आप सोचते ज्यादा हो, थॉट प्रोसेस ज्यादा है आपका, और इसलिए आप छोटी छोटी बातों में गुस्से हो जाते हो। तो दवाई देंगे आपको। नींद नहीं आती है, अच्छा नींद की गोली देंगे। आपको डिप्रेशन लगता है, उसके लिए दवाई है। तो दवाइयों की जो भरमार आपके पीछे लग जाती है, काफी लंबे समय तक चलती है। एक दफा दवाई शुरू हुई, फिर उससे छूटना उतना आसान नहीं है। तो आज की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है और जो मेडिकल सिस्टम है हमारी, वो और ध्यान से जुड़कर जो कई चीजें होती है, चाहे वो विपश्यना हो या योगा हो या अभी जो डिवाइन साइकोलॉजी की बात कर रहे थे रश्मि, वो हो, वो आपको बदलती है, अंदर से बदलती है, आपके विचार करने की पद्धति को बदलती है, और ये बदलाव लाकर वो आपको उस स्थिति में लाती है जब आप करीब करीब बैलेंस हो जाते हैं। आपको उतना आसानी से गुस्सा नहीं आता, आपको किसी से ईर्ष्या नहीं होती, आप किसी चीज से उतने आकर्षित नहीं होते। तो ये जो है सॉल्यूशंस, करीब करीब परमानेंट सॉल्यूशंस है। इसके लिए दवाई नहीं लेनी होती, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। तो आज जो हम सीखे वो दोनों के फायदे हैं, और अभी जो आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में साइंस जो डेवलप होगा, वो कहीं ना कहीं अपनी जो शास्त्र है, अपना जो एंशियंट विजडम है, जो पुराना जो हमारा ज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों ने कही बातें हैं, हमारे शास्त्रों में लिखी बातें हैं। कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, उस समय कुछ बातें करते हैं। चाणक्य की बहुत कथा है, सब की बहुत कथा है। ऐसी चीजों में से भी आपको सांत्वना और सांत्वना से सुधार की ओर ले जाने वाली क्षमता मिलती है। तो आने वाले समय में ये दोनों की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ दवाइयों पर आधारित रह के आपने जो अपने शरीर में स्ट्रेस वगैरह क्रिएट किया है, गुस्सा आता है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, ब्लड शुगर फ्लक्चुएट होती रहती है, इसकी सिर्फ न सिर्फ कोई दवाई कायमी इलाज नहीं है। यू विल बिकम ड्रग डिपेंडेंट। तो उसके लिए अगर वो भी साइंस है, मैं इसको नकारना नहीं चाहता, जहां तक हो उसका उपयोग करो, मगर मिनिमम दवाई लेकर आपको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिलता है, या दवाई छोड़कर भी आप कैसे स्वस्थ रह सकते हो, ये चीजों पे भी अपना ध्यान देना चाहिए। और इसमें जो भी काउंसलिंग के सोर्सेज है, जहां से भी ये ज्ञान अधिकृत तरीके से मिलता है, क्योंकि आजकल आप टेलीविजन देखो या यूट्यूब देखो, तो ऐसे बाबा लोगों की और गुरुओं की भरमार
देखने मिलेगी आपको। तो विश्वास करने के पहले सोच लेना चाहिए। मेडिकल डॉक्टर तो एक तरह से सर्टिफाइड है, वो उसे परीक्षा पास करनी होती है, फिर मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। जो करता है वो उसके लिए पूरा अधिकृत है। मगर ये जो एक या दूसरी तरह से मम्बो जम्बो करके अध्यात्म के नाम पे हमें दवाई का डोज पिलाते हैं, उसमें से कितने अधिकृत हैं और क्या उनकी मंशा है इस क्षेत्र में आने में। पहले क्या करते थे, अब क्यों ये क्षेत्र में आए हैं। बाजार बढ़ रहा है, आने वाले समय में मनोचिकित्सकों की जरूरत होगी। लाइफस्टाइल डिसीजेज यानी अपनी जीवन पद्धति के ऊपर आधारित जो रोग हैं वो बढ़ेंगे। तो इसको संभालने के लिए क्या करना चाहिए, केस हिस्ट्री से समझेंगे हम अगली बार। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त जय नारायण व्यास आपसे इजाजत देता हूँ। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और विषय के साथ, या फिर आगे चल के यही विषय के एक्सटेंशन यानी कि इसके इसके आगे आगे बढ़ाते हुए केस हिस्ट्री को सुनते हुए, केस हिस्ट्री के जरिए हम समझेंगे कि आध्यात्मिक साइकोलॉजी जो है उसका कितना उपयोग होता है, कैसे करना चाहिए। और ये जो हम क्लिनिकल साइकोलॉजी बोलते हैं, आधुनिक साइकोलॉजी बोलते हैं, उसका उपयोग क्या है, मर्यादाएं क्या है, वो सब बातें भी हम आगे चल के समझेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।